नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम से योगी आदित्यनाथ आज मिलेंगे। शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ कलाकारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि ये फिल्म टैक्स फ्री है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर के चर्चा चरम पर है और इसी को लेकर के द कश्मीर फाइल्स के जो कलाकार हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। समय बताया जा रहा है शाम 4 बजे मुलाकात होगी उन कलाकारों से जिन्होंने इस फिल्म में उन किरदारों को निभाया है जिनको लेकर के चर्चा चल रही है। चूंकि कश्मीर में 32 साल पहले जो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ उसको इस फिल्म में दर्शाया गया है। बखूबी चित्रण के साथ बताया जा रहा है कि उस समय क्या बीती थी कश्मीरी पंडितों पर, और इसी फिल्म को लेकर के चर्चा जोरों पर है, जिसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है फिल्म द कश्मीर फाइल्स। और आज शाम 4 बजे मुलाकात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ उन कलाकारों से जिन्होंने उन लोगों के किरदार को निभाया है जिन्होंने सब कुछ सहा कश्मीर में आज से 32 साल पहले। और इसी फिल्म को लेकर के बड़े बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया कि इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए ताकि इतिहास में जो हुआ है या इतिहास की जो कड़वी सच्चाई है वो लोगों के सामने हो, लोगों को पता हो कि क्या कुछ बीता था उस वक्त, क्या कुछ हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। हालांकि इसमें कई तरीके के बयान भी लोगों के सामने आ रहे हैं। कुछ इस फिल्म के पक्ष में है तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच द कश्मीर फाइल्स इस वक्त चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई है। योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। 24 मार्च को औपचारिक रूप से विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को, और उसके बाद 25 मार्च को सीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई और एक बार फिर से योगी सरकार प्रदेश में सरकार बनाने को तैयार है। कवायद तेज हो गई है। मंत्रिमंडल को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मंत्रिमंडल के वो तमाम नाम विधायकों के फाइनल भी कर लिए गए हैं। लेकिन अब औपचारिक रूप से एक बार 24 मार्च को विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि फिलहाल अभी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन 25 मार्च को जब वो सीएम पद की शपथ ले लेंगे तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। तो यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम 4 बजे यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे। ये पूरा कार्यक्रम इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें 50,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा विपक्ष के कई नेता भी शामिल होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण की। कई दिनों के इंतजार के बाद शपथ ग्रहण की तारीख आई है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी कर पार्टी के लिए 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह इकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं
और युवाओं को खास तवज्जो मिलने की उम्मीद ज्यादा है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां किस तरह से की जा रही है, इसी के मद्देनजर राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने स्टेडियम में तैयारियों का जायजा भी लिया। सूत्र बता रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक बनाया गया। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब इकाना स्टेडियम में 50,000 लोगों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूपी में बीजेपी की दोबारा से सत्ता में वापसी हुई है। इसीलिए इस बार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बहुत खास और बड़ा भव्य होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। यूपी में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया। इस अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के कुल 3.4 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। यह अभियान 28 मार्च तक चलेगा। भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन काशी प्रवास पर रहने वाले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत काशी पहुंचेंगे। विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मोहन भागवत। संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम है जहां पर शिरकत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दोनों कार्यक्रमों में आरएसएस प्रमुख शिरकत करने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के लिए ये कार्यक्रम है और इन दोनों ही कार्यक्रम में काशी पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। काशी में 2 दिन रहने वाले हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यहां पर कार्यक्रमों का जो आयोजन किया गया है उन दोनों ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। काशी के 2 दिन के दौरे पर कह सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। वहीं अब बात करते हैं हिजाब मामले की। जी हां, हिजाब मामले पर मुस्लिम समुदाय कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश है। कई मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अब तैयारी कर रहा है
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जी हाँ, लीगल कमेटी, इस बोर्ड की ऑनलाइन बैठक की गई और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हिजाब मामले में हाई कोर्ट से ये फैसला आया कि स्कूलों में स्कूल के प्रबंधक ही ये फैसला करेंगे कि स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होगा, स्कूल में हिजाब पहनना ठीक नहीं है। और हाई कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला आया उसके बाद से अलग अलग इस्लामिक संगठन के लोग नाराज नजर आ रहे हैं और इसी के तहत ऑनलाइन बैठक की गई और इस बोर्ड की लीगल टीम ने यह फैसला किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और ये कहा जा रहा है इस मुस्लिम बोर्ड की तरफ से कि हाई कोर्ट के फैसले में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनदेखा किया गया है। बोर्ड ने ये कहा कि मुसलमानों के जो धर्म में शामिल है उसे कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है और उन्हें ये मंजूर नहीं है। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। वहीं आगरा में 20 मार्च से 29 मार्च तक ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ताज महोत्सव को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ताज महोत्सव में कला संस्कृति के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ताज महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रांत के शिल्पियों के साथ हैंडीक्राफ्ट, राजस्थानी झलक भी देखने को मिलेगी। इस बार के ताज महोत्सव में बॉलीवुड के कई स्टार अपना जलवा बिखेरेंगे। महोत्सव में भारत रत्न लता मंगेशकर, पंडित बिरजू महाराज, ऋषि कपूर और बप्पी लहरी को याद किया जाएगा। तो वहीं पर्यटन विभाग के मुताबिक कोरोना की वजह से 2 साल से ताज महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। विभाग के मुताबिक इस बार ताज महोत्सव को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। ताज महोत्सव में होने वाले लगभग सभी कार्यक्रम फाइनल हो चुके हैं। इस बार ताज महोत्सव का उद्घाटन चीफ सेक्रेटरी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया है, उनके कार्यक्रमों द्वारा होगा। महोत्सव का आयोजन वैसे तो 18 से 27 फरवरी तक होता था, बट इस बार चुनाव के कारण इस डेट में चेंजेस किया गया है। इस बार जो ताज महोत्सव का थीम है वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की उस पर कराया जा रहा है और महोत्सव में हमारा प्रयास रहेगा कि हम स्थानीय कलाकारों को भी प्रॉपर। मेरा नाम रूप सिंह है और सेवा आर्ट से काम करता हूं मैं और यहाँ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य किया है। करीब 100-150 के करीब पेंटिंग है, पिलर्स हैं। हमें जो टारगेट दिया गया है कुछ हद तक कार्य हो चुका है और कुछ काम जारी है। पेंटिंग में कौन कौन सी पेंटिंग है अगर बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर? जैसे कि राफेल की पेंटिंग है, कुछ अपना संस्कृति कल्चर है और वर्ली आर्ट है, मतलब विभिन्न प्रकार की पेंटिंगें तैयार की जा रही है। चाकूबाजी में घायल हुए पीड़ित परिवार से मिलने सांसद गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे। चाकूबाजी की वारदात पर गिरिराज सिंह ने पुलिस प्रशासन पर जमकर वो बरसते हुए नजर आए। उनका कहना था कि जिसने अपराध किया है वो लड़का अगर अपराधी है तो पुलिस क्या कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों को समाज में एक होकर रहने की सलाह दी। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि अपराधी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है, उसका साथ कोई भी धर्म के लोग ना दे। गिरिराज सिंह ने कश्मीर पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर भी वो कुछ कहने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर फाइल्स पिक्चर नहीं बनती तो लोगों को सच्चाई का पता नहीं चल पाता। बेगूसराय में हिंदू ना बचे तो कहां न्याय मिले। अब ये महिला, ये अपराधी, अगर पुलिस ने हल्के ढंग से लिया, जैसे हर केस की लिपापोती करने की कोशिश होती है, उस ढंग से लिपापोती करने की कोशिश न करे पुलिस। ये हिंदुओं को डराने का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। भाषाई विवाद के बाद झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बोकारो में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले रन फॉर खतियान का आयोजन। इस दौड़ में 500 युवाओं ने बोकारो के बिरसा चौक से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक दौड़ लगाई।
दौड़ शुरू करने से पहले युवाओं ने भगवान बिरसा को नमन किया और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की मांग की। इस दौरान युवाओं ने खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग के लिए लिखे गए टी शर्ट भी पहनी थी। इस दौरान लोगों ने कहा कि राज्य बनने के 21 साल बाद भी स्थानीय लोगों को सम्मान नहीं मिला है। युवाओं के तृतीय और चतुर्थ वर्ग और जेपीएससी की बहाली, स्थानीय नीति लागू करने की युवाओं ने मांग की। हमारे जो आंदोलन अभी हो रहे हैं, हमारा एकमात्र मकसद है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने, और नियोजन का तरीका जो हो बस एकमात्र खतियान ही हो। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% हमारे झारखंडी, हमारे खतियानदारी को नियोजित कराया जाए, और हमें जो अब तक पहचान नहीं मिली है 21 वर्षों में, वो पहचान हमें खतियान के आधार पर। 1932 का खतियान तो एक नारा हो गया है, मगर जो है सर्वे सेटलमेंट का काम बहुत आगे से 19वीं शताब्दी से लेके आपका 20वीं शताब्दी तक चला है। तो फिर वही है जो जिलावार जो सारा सर्वे हुआ है और जिन लोगों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आए हैं उनकी ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बने, जो बिहार में भी लागू है, वहाँ पर भी है। 1942 में 82 में जो ये चिट्ठी निकली थी, सरकारी चिट्ठी, तो वहाँ पर भी बिहार में भी यही आधार है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये गलत कैसे है, और हर राज्य में ये स्थानीय नीति होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम सीएम योगी से मुलाकात करेगी। नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी। सीएम योगी से मुलाकात से पहले नंद गोपाल नंदी ने टीम से मुलाकात की है, और अब इस फिल्म की पूरी टीम की मुलाकात होगी कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से मुलाकात करेंगे, तो साथ ही अभिनेता अनुपम खेर, पल्लवी जोशी भी मौजूद रहेंगे। उस दौरान फिल्म को टैक्स फ्री करने पर सीएम से आभार भी जताने वाली है इस फिल्म की पूरी कास्टिंग। तो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार पर बनी बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर संभल में भी राजनीति हो रही है। दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच ने फिल्म के बहाने विधानसभा चुनाव में की गई बेईमानी से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। दलित नेता और दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष भीकम सिंह भारती ने कहा कि चुनाव में ईवीएम से की गई हेराफेरी से ध्यान भटकाने के लिए फिल्म का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर कश्मीरी पंडितों की हितैषी है तो फिल्म से पैदा होने वाली इनकम कश्मीरी पंडितों पर खर्च करे। चाहूँगा जो हाल ही में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए, जैसे ही ये सत्ता पे काबिज हुए, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में दोबारा अप्लाई लाए हैं, खासतौर से यूपी में, तो ये मुद्दा ये बना रहे हैं इसको ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही सत्ता पे ये काबिज हुए, जीत की लहर इनको बनी, तो जो सामने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, XYZ कोई हो, कि साहब ईवीएम के सहारे ये जो है जीत करके आए हैं, ईवीएम को हैक किया गया है, कि इसकी कहीं तेजी से आवाज ना उठे। बोकारो में पूर्व सैनिक समाज के लोगों ने परिवार के साथ बोकारो मॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान बोकारो के विधायक बिरंची नारायण भी मॉल पहुंचे और पूर्व सैनिक समाज के लोगों से मिले। इस दौरान विधायक ने कहा कि ये फिल्म उस समय की है जब कश्मीर में हिंदू भाइयों, मां बहनों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। उन्होंने फिल्म को सत्य घटनाओं पर आधारित बताया। विधायक बिरंची नारायण ने यह भी कहा कि फिल्म में केवल 10% दर्द को दिखाया गया है। हम महसूस भी नहीं कर सकते कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती रही होगी। बोकारो के जो लोग हैं अपने परिजन के साथ कश्मीर फाइल देखने आए हैं, मैं उनको बहुत इसके लिए बधाई देता हूं, और मैंने भी इस फिल्म को देखी है। मेरा मानना है कि जो भी इस फिल्म में दिखाया गया है वो 100% सत्य है, लेकिन सिर्फ 10% दिखाई गई है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। 1992 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं कश्मीर गया था उस समय एक कार्यकर्ता के रूप में, और मैंने कश्मीरी पंडितों की उस दुर्दशा को अपने आंखों से देखा, मुट्ठी कैंप में जाकर। और जब देखा जहाँ पर हमारी जो कश्मीरी पंडित बहनें थी, बेटियाँ थी, उस समय उनके सिर पर कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का
नारा गोद दिया था। मैं भारतीय स्थल सेना में कार्यरत था उस दौरान। क्या उस समय जो ये घटना घटी, आप क्या वहाँ पर कश्मीर में थे? नहीं, उसके हम कुछ समय के बाद हम वहाँ पोस्टिंग गए थे और वहाँ जाने के बाद जो हमने वहाँ का दर्द जो महसूस किया वो यानी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मैं। आज भी वो याद करने के बाद जो है उनकी दुर्दशा को देखते हुए जब सामने नज़र के सामने याद करते हैं तो आंसू छलक जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।